मेरा नाम अनीता बेंजामिन है और अपनी पढ़ाई लिखाई जो जीवन में की है उसके बाद पीएचडी करने के बाद लोग मुझे डॉक्टर अनीता बेंजामिन के नाम से जानते हैं। और यही मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है कि मैंने 37 साल केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाया और पढ़ाने के बाद एज इंग्लिश टीचर वहाँ पढ़ाया और उसके बाद बहुत इज्जत से सम्मान पूर्वक अपने 37 साल पूरे करके एचओडी रह के हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट और फिर मेरा रिटायरमेंट हुआ। और आज मैं अपनी स्वयं की एक पैन इंडिया ऑर्गेनाइजेशन चला रही हूँ जिसका पूरे भारतवर्ष के अलावा 6 विदेशों में भी जिसका काम चल रहा है और जिसका काफ़ी नाम है। आप लोगों को बताते हुए मुझे खुशी होगी कि जिस समय ये 78 की बात है, 1978-79 की, उस समय कोई ये उम्मीद ही नहीं कर सकता था कि कोई महिला जो है वो आगे आएगी और कोई महिला ऐसा कार्य करेगी जिसको कि पहचान मिलेगी। और मुझे आज भी याद है कि 78 में मैंने कानपुर यूनिवर्सिटी में इलेक्शन लड़ा और उस इलेक्शन को लड़ के मैं लड़कों के बीच में जीती और जीत के यूनिवर्सिटी की प्रेसिडेंट बनी और युवा छात्र नेता बनी, जिसका कि बहुत नाम हुआ जिस वजह से, और महिलाओं को उससे हिम्मत मिली। महिलाएं भी धीरे धीरे आगे आने का प्रयास करने लगी, सोचने लगी और देख के उन्हें काफ़ी प्रोत्साहन मिला। और छात्र नेता के बाद धीरे धीरे मैंने बीएड किया, वहाँ से पढ़ाई की, ट्रिपल एमए किया और उसके बाद केंद्रीय विद्यालय में 81 में आके नौकरी मिली। और बच्चों के साथ आके फिर मुझे लगा कि शायद यही सही और उचित जगह थी जो मेरे लिए थी, क्योंकि इससे पहले बड़े बड़े सपने होते हैं जो हर साल बदलते हैं। पहले मैं किसी को देख के पुलिस वाला बनना चाहती थी, कभी एयर होस्टेस बनना चाहती थी, कभी मैं फिल्मों में जाना चाहती थी। जैसा कि आप जानते हैं वो बचपना होता है। लेकिन फिर धीरे धीरे जब मैं इस प्रोफेशन में आई तो मैंने देखा कि बच्चे बहुत भटके हुए हैं, उनको काउंसलिंग, उनको सहारे और उनको सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, जिनको कि माता पिता भी उतना समझना नहीं चाहते हैं और हर तरफ से बेचारे डांट खाते हैं। तो टीचर ही उनके लिए माँ बाप सब कुछ होता है और वो टीचर की बात सुनते हैं, माँ बाप की नहीं सुनते हैं। उस दिन मुझे लगा कि शायद यही मेरा प्रोफेशन मेरे लिए सही था। और शुरू में तो बहुत ही अटपटा लगता था, शुरू में लगता था कि कहाँ फंस गए, लेकिन आज मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन है जब आज मेरे बच्चे मेरे जन्मदिन पे या टीचर्स डे पे हज़ारों की संख्या में विश करते हैं, याद करते हैं और आज भी कहते हैं मैम आपको बहुत याद करके हम लोग फैसला करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। मेरी एनजीओ जिस समय मैंने सेटअप की तो थोड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोई भी काम आप करते हैं तो कभी कभी रास्तों में रुकावट आती है और उस रुकावट से ये कभी कभी लगता है कि शायद मैं हार जाऊं, मैं कर नहीं पाऊं। लेकिन मेरे अंदर शुरू से ऐसा जज्बा था, ऐसा मोटिवेशन था कि इसको तो करना ही करना है। इसलिए मैंने अपनी एनजीओ राष्ट्रीय ईसाई महासंघ के नाम से खोली और उस समय मैंने सोचा था कि कम्युनिटी के लिए काम करेंगे, और लेकिन देखते देखते वो एक कम्युनिटी से अब सारे कम्युनिटीज़ में जा चुकी है और हम लोग सबके लिए काम करते हैं। कोई भी सहायता मदद के लिए मेरे पास आता है तो उसकी मदद की जाती है। मेरे हर स्टेट में मेरी टीम्स हैं, जहाँ पर मेरे टीम्स इस प्रकार हैं कि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सेक्रेटरी और इस तरह से ट्रेजरर सब हैं जो काम करते हैं और वो भी सब एक पैशन के लोग हैं, एक ही पैशन को फॉलो करते हैं। तो रुकावटें ये आई कि कभी आपने किसी को फ़ोन किया तो उन्होंने प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं दिया, आपसे बात नहीं की, क्योंकि आप सोचिए कि हिंदुस्तान के सारे राज्यों में पहुंच जाना, पूरे 28 राज्यों में पहुंच जाना एक बहुत बड़ा चैलेंज था, एक कठिन काम था। और कभी फ़ोन करिए तो लोग काट देते थे, कभी ठीक से बात नहीं करते थे। लेकिन आज परिस्थिति ये है, आपको सुन के खुशी होगी कि लोग एक माँ की तरह, एक आई की तरह, एक बड़ी बहन की तरह मुझे देखते हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मुझे साउथ में लोग अम्मा कहते हैं और यूपी में दीदी कहते हैं
और हर जगह अपने अपने नामों से महाराष्ट्र के लोग आई कहते हैं, और इस तरह से उनका प्यार बहुत बहुत खुशी देता है, दिल से खुशी देता है। तो चैलेंजेस आए, लेकिन उनको परमेश्वर ने साथ दिया और सहायता की, क्योंकि आप जानते हैं जिसको वो उठाता है, जिसके ऊपर उसका हाथ है, फिर वो कभी नीचे नहीं देखता, ऊपर ही ऊपर उठता चला जाता है। कोविड के समय में, जिस समय कोविड अनाउंस हुआ मार्च में, उस समय एकदम से खबरें आनी शुरू हो गई कि लोग जो थे वो राशन पानी नहीं रख पाए थे, लोग भूखे मरने लगे। तो पहली एनजीओ मेरी थी जो सड़क पे आई। मैं और मेरा बेटा हम लोग राशन बांटते थे। एक एक हज़ार लोगों की लाइन लगती थी, जिसकी सारी फ़ोटोज़ हैं मेरे पास और जिसके सारे वीडियोज़ हैं हम लोगों के पास। और हम लोग स्लम्स में जाते थे और जा कर के लोगों को राशन बांटते थे और खाना बांटते थे। और उस समय बहुत दुख होता था, मतलब आप ये सोच सकते हैं कि आंखों में आंसू आ जाते थे। जिस वक्त लोग ऐसे करते थे कि पति भी लाइन में लग गया, थोड़ी दूर पीछे पत्नी को लगा दिया, फिर बच्चों को भी लगा दिया, तो हम लोगों को ये देख के बहुत दुख हुआ। तो हम लोगों ने छोटे छोटे पैकेट बच्चों के लिए तैयार किए, जिसमें हम लोगों ने 2 केले, सेब और टॉफ़ी, चॉकलेट और फ्रूटी के छोटे छोटे डिब्बे भी रखे। और बच्चों को डांट के अलग लाइन लगाई जाती थी कि तुम अलग लग जाओ, क्योंकि देखिए इससे थोड़ा ये होता था कि प्रॉब्लम्स तो आ रही थी, और इतना अधिक राशन जमा करना, फिर उसके पैकेट्स बांधना इसी कमरे में। यहाँ पर हम लोग रात भर पैकेट बांधते थे और सुबह दे के आते थे। तो हम लोगों ने फिर इस तरह से किया कि एक ही परिवार 3 पैकेट ले जाएगा तो कोई परिवार भूखा भी रह जाएगा। तो इसलिए हम लोगों ने बच्चों के लिए पैकेट लगाए। फ्यूचर प्लान्स तो हमारे यही हैं कि देखिए अभी जिस तरह का कार्य हम इंडिया में कर रहे हैं, वो हम लोग बाहर के कंट्रीज़ में भी जाएं, जहाँ पे जब हम इंडिया को विश्व गुरु के रूप में देख रहे हैं और बनाने का कयास कर रहे हैं, तो उसमें जाकर हमारी एनजीओ को सम्मान मिले। और बहुत खुशी की बात हम आप लोगों से ये शेयर करना चाहते हैं कि इटली में अभी हमारे साथ जो लोग जुड़े, उनको जो विदेशों से हमारे साथ जुड़ते हैं, उनको हम लोग एम्बेसडर्स बनाते हैं। तो इटली से जो जुड़े डॉक्टर रतन, उनसे वहाँ मीडिया ने उनसे बातचीत की और पूछा ये क्या है, रिम क्या, हम लोग शॉर्ट में इसको रिम नेटवर्क कहते हैं, कि ये रिम क्या है, पूछा आप लोग क्या काम करते हैं, जो वहाँ के न्यूज़पेपर्स में भी आया। तो ये हम लोगों के लिए बहुत खुशी की बात थी कि विदेशों में भी आज हमारे हिंदुस्तान को, हिंदुस्तान की एक महिला को इतना सम्मान मिल रहा है और इस काम को हम लोग कर रहे हैं। मैं बहुत सशक्त और मजबूत महसूस करती हूँ कि आज मेरे साथ सिर्फ राष्ट्रीय ईसाई महासंघ के लोग नहीं हैं, मेरे साथ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब हैं जो मेरी सहायता के लिए मेरे साथ हमेशा खड़े हैं और खड़े होने के लिए तैयार हैं। और मुझे मौका मिला तो उन सब को भी जोड़ेंगे और जोड़ करके आगे भी काम करते रहेंगे। सबसे पहली बात तो मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ इस एनजीओ को, जिसने ऐसा सोचा कि सीनियर सिटीज़न जो जिनको आजकल लोग होम्स में डाल देते हैं, जो उनके लिए बेकार हो जाते हैं, उनके लिए उनकी कोई अर्थ रह नहीं जाता है कि अब ये क्या काम कर सकते हैं। तो उस ओपिनियन को और उसको बदलने का जो आप काम कर रहे हैं, जो आप लोग ने ये बीड़ा उठाया है कि आप सीनियर सिटीजन्स के पास जाते हैं, उनके काम को उजागर करते हैं, हाईलाइट करते हैं और सबको बताते हैं कि किस तरह से सीनियर सिटीज़न, एज इज़ ओनली अ नंबर, किस तरह से सीनियर सिटीजन्स के जो काम हैं उनको आप लोग सामने लाने का जो प्रयास करते हैं, वो बहुत ही सराहनीय है। और मैं तहे दिल से आप लोगों को धन्यवाद करती हूँ, मेरी संस्था की तरफ से और उन सभी भाई बहनों की तरफ से जो 60 पार करने के बाद भी इतने ही जुझारू हैं, इस तरह से काम कर रहे हैं। ईश्वर करे आपकी संस्था और बढ़े और बड़े बड़े काम जो लोग कर रहे हैं उनकी लेगेसीज़ को आगे ले जाने में जो आप सहायता कर रहे हैं, लोगों को दिखा रहे हैं कि किस प्रकार बैठना नहीं है, चाहे कोई भी एज हो।
तो ये देख के बहुत खुशी हुई। आप लोगों के साथ जुड़ना भी चाहेंगे और तमाम उन लोगों को भी लाएंगे जो अंधेरे में बैठे हैं और जिन्हें आज पहचान की ज़रूरत है। धन्यवाद।